IAS जन में आपका स्वागत है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का टॉपिक हम लोग कर रहे थे, उसमें देखा जाए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी। और सोशल साइकोलॉजी एक मनोविज्ञान का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है। हमने ऊपर डिस्कस किया था साइकोलॉजी वाले सेक्शन में। तो देखा जाए इसमें भी हम लोग ये 4 मतलब कि यूनिट में डिवाइड किया गया है और इसमें 4 क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट यूनिट में क्या है कि इसमें मानव मूल्य है, यानी कि ह्यूमन वैल्यू है, स्वरूप है, उसका सोर्स है, और देखा जाए उसके कैरेक्टरिस्टिक है, एटीट्यूड क्या होता है, ये सारा दिया गया है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से, जैसे परिवार हो गया, शिक्षा हो गया, संस्कृति हो गया, और मीडिया, अनुभव और मित्र समूह, समाज आदि है। और इसके देखा जाए हम फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, जैसे सोशलाइजेशन हो गया, अनुभवों का प्रभाव जो होता है, अनुकरण और मान्यताएं जो होता है उसको भी। और उसके बाद देखा जाए लास्ट में हम लोग इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे, इसका वैल्यू और एटीट्यूड का पर्सनालिटी और बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक 4th यूनिट में डिवाइड किया गया इसका जो सिलेबस है। अब सबसे पहले देखा जाए हम लोग कोई भी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें उस टर्म का, उस सब्जेक्ट का हमें डिफिनीशन जानना होता है। तो यहाँ पे देखा जाए सोशल साइकोलॉजी क्या होता है, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान की ही वह शाखा है जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है कि व्यक्तियों के विचार, भावनाएं और व्यवहार दूसरे की वास्तविक कल्पना, काल्पनिक या निहित उपस्थिति से किसी कैसे प्रभावित होता है, उसी का हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इसमें। यानी देखा जाए कि यह साइकोलॉजी का ब्रांच है और इसमें हम लोग साइंटिफिक मेथड, इंडिविजुअल थॉट क्या है, फीलिंग क्या है, बिहेवियर क्या है, एक्चुअल या इमेजिन्ड जो इम्प्लाइड प्रेजेंस होता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो सोशल साइकोलॉजी का एक डिफिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बेसिक ह्यूमन वैल्यू या एटीट्यूड क्या है। तो मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति क्या है, इस पर फोकस करते हैं। तो देखा जाए मूलभूत मानव मूल्य ये क्या है, बेसिक ह्यूमन वैल्यू क्या है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें देखा जाए वे आदर्श सिद्धांत हैं जिन्हें समाज के लोगों द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है, समाज के लोगों द्वारा श्रेष्ठ माना जाता है। ये मूल्य न केवल अपने व्यवहार और आचरण को प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए तैयार भी करते हैं। और संक्षेप में देखा जाए कि मानवीय मूल्य जीवन के लिए सही दिशा और विकल्पों के चयन की एक प्रक्रिया है। तो इसमें देखा जाए मुख्य इसके जो की पॉइंट हो गए, अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ डिफिनीशन क्या है, यानी कि मूलभूत और मानव मूल्य का, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यू का। तो इसमें आइडियल, प्रिंसिपल, सोसाइटी, बिहेवियर और कंडक्ट और डिसीजन मेकिंग, ये सब हमें यहाँ से दिशा या प्रक्रिया मिलता है। तो आगे चलते हैं। प्रमुख सामाजिक प्राणी होता है कौन? आप जानते हैं कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग होगा ये एक सोशल एनिमल होता है, प्रमुख सामाजिक प्राणी है। और विकास के क्रम में उसने एक जटिल सामाजिक प्रणाली विकसित की है जहां ज्ञान के सहेजने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अद्भुत क्षमता है। जैसे परिवेश बदलता है और उसका देखा जाए जो प्रसुख की साझा, उसके मूल्य भी विकसित होते रहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। समाज और मानवीय मूल्य पर अंतर संबंध क्या है, समाज और रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी और ह्यूमन वैल्यू। इसमें सबसे पहला आता है कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग क्या है, यानी कि प्रगतिशील विचार क्या है। समाज की उन्नति लोगों के निरंतर विकसित होते विचार पर निर्भर करता है, यानी समाज का विकास लोगों के नवीन विचार, यानी कि इनोवेटिव आइडिया और सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग पर निर्भर करता है। ये पहला पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। दूसरा, सामाजिक जो
ग्लू होता है, गोद होता है, मतलब सोशल ग्लू जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? सोशल ग्लू देखा जाए यद्यपि व्यक्ति स्तर पर मूल्य अलग हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक स्तर पर इस समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। मानव मूल्य समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ये सामाजिक एकता यानी कि सोशल कोहेजन और सहयोग, कोऑपरेशन और विश्वास को मजबूत करते हैं। ये जो सोशल ग्लू है उसकी बात करें। नैतिक आधार क्या है? नैतिक मोरल फाउंडेशन इसमें क्या है? तो मोरल फाउंडेशन में देखा जाए बहुत सारे निम्नलिखित मूल्य समाज के नैतिक आधार माने जाते हैं। इसमें क्या है? सच्चाई, ट्रुथ बहुत आवश्यक है, ईमानदारी, होनेस्टी होना चाहिए, सम्मान, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और करुणा, कंपैशन होना चाहिए, और स्वतंत्रता, फ्रीडम होना चाहिए, और न्याय यानी कि जस्टिस होना चाहिए। ये मूल्य व्यक्ति को सही निर्णय और इथिकल डिसीजन मेकिंग लेने में सहायता करते हैं, और ये हमें सही और गलत के बीच का अंतर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एटीट्यूड पे। एटीट्यूड जिसे हम लोग मनोवृत्ति बोलते हैं, ये मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या समाज के प्रति हमारे झुकाव को दर्शाता है। एटीट्यूड वही है, यानी कि एटीट्यूड किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी कि घटना, इवेंट या विचार, आइडिया के प्रति हमारे अपेक्षित अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति यानी मेंटल टेंडेंसी जो है, जो हमारे विचार, भावना और बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो देखा जाए एटीट्यूड का अर्थ यही है, मनोवृत्ति वह मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति हमारे झुकाव को दर्शाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें एग्जाम्पल हम एक बता दें कि यदि कोई विद्यार्थी, मान लेते हैं कोई विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखता है, तो वह ट्री प्लांटेशन करेगा, मतलब वृक्षारोपण करेगा, और क्लीननेस, स्वच्छता रखेगा, साफ सफाई रखेगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे कार्यों में सक्रिय भाग लेगा, अगर वो इन्वायरमेंट के प्रति क्या है, प्रोटेक्शन बिहेवियर रखता है, एटीट्यूड रखता है। तो अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, अब ये वाली बात, गाल्टन आलफोर्ड कौन है? की परिभाषा के अनुसार 3 प्रमुख पहलू हैं, जिसमें मानसिक और तंत्रिका अवस्था यानी कि मेंटल स्टेट, यह व्यक्ति की आंतरिक तत्परता है, इसे सीधे देखा नहीं जा सकता है, केवल व्यवहार के माध्यम से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अनुभव द्वारा निर्मित यानी कि जो एटीट्यूड है वो क्या होगा? मनोवृत्तियों यानी कि एटीट्यूड जन्मजात नहीं होती हैं, बल्कि परिवार, समाज, परिवेश के अनुभवों से सीखी जा सकती हैं। प्रतिक्रिया का निर्देशन क्या है? यानी यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह भविष्य में हमारे व्यवहार को दिशा यानी कि डायरेक्शन प्रदान करता है। इसमें देखा जाए कुछ जो की पॉइंट है, यानी कि मूल क्या होता है? वैल्यू, हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। वैल्यू, मूल, ये दिशा और उद्देश्य देगा। दूसरा, सोसाइटी क्या है? हमारे मूल्यों और व्यवहार को आकार देता है सोसाइटी। और एटीट्यूड जो मनोवृत्ति है, हमारे व्यवहार के प्रति झुकाव को दर्शाता है। सही मूल्य और सकारात्मक मनोवृत्ति से ही समाज में संतुलन और प्रगति संभव है। तो ये देखा जाए यहाँ पे हमने एक तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो गया ये जो यानी कि गार्डन आलपोर्ट की परिभाषा, ये 3 प्रमुख पहलू हैं, इसके 3 मेजर हैं, यानी कि मेंटल और न्यूरल स्टेट, फोरहेड थॉट एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट बिहेवियर, ये 3 इसके मतलब वैल्यू है। मतलब एक तो हमारे पास पहला इसका है, अगर पूछा जाए गार्डन आलपोर्ट के अनुसार, परिभाषा के अनुसार 3 प्रमुख पहलू क्या हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा मेंटल न्यूरल स्टेटस यानी कि मानसिक और तंत्रिका अवस्था, पहला। दूसरा यहाँ पे आएगा अनुभव द्वारा निर्मित, यानी कि अनुभव द्वारा निर्मित, इसे हम लोग फोरहेड थ्रू एक्सपीरियंस बोलते हैं। तीसरा यहाँ प्रतिक्रिया का निर्देशन है, यानी कि डायरेक्ट बिहेवियर है। यही मतलब कि गार्डन आलपोर्ट के अनुसार ये 3 तरह के परिभाषा के मुख्य मतलब पहलू हैं, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, 3 मेजर फीचर इसके इसी हैं, एक मानसिक और तंत्रिका अवस्था,
दूसरा अनुभव द्वारा निर्मित और तीसरा प्रतिक्रिया का निर्देशन ये है। ठीक, तो आगे आप चलते हैं हम लोग। अब मूल्यों का स्वरूप पे आते हैं। मूल्य यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या क्या है। अब नेचर देखा जाए, ह्यूमन वैल्यू के नेचर क्या है, तो मूल्यों का स्वरूप परिवेश जो इन्वायरमेंट होगा, मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। ठीक, यानी कि इन्वायरमेंट और बिलीव के अनुसार बाहरी रूप से ये बदलता रहता है, लेकिन उनका स्वरूप यानी कि तात्विक और शाश्वत होता है, लेकिन उनका मूल स्वरूप जो होता है इटर्नल और यूनिवर्सल होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यू है इन्वायरमेंट बिलीव के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप होगा तो वो इटर्नल होगा और यूनिवर्सल होगा। और भारतीय चिंतन जो इंडियन फिलॉसफी की बात कहा जाए तो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकल जीवन का आधार बनाता है, व्यवहारिक जीना बनाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं जो दिया हुआ है शैक्षिक संस्कारों में जीना यानी कि धर्मपाल। ठीक, इसमें क्या है शैक्षिक, तो इसमें शिक्षा वास्तविक अर्थ केवल साक्षरता नहीं बल्कि उन संस्कारों को जीना है जो जीवन के सार्थक बनाते हैं। और हमारे ग्रंथों जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, गीता हो गया, में धर्मपाल के कुछ प्रमुख अंग बताए गए हैं। ठीक, और उसमें कुछ प्रमुख अंग में देखा जाए जो साक्षरता लिटरेसी वाले चीज़ों में एक तरह से नहीं होता है, वो हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं, इसी धर्मपाल यानी कि जो नैतिक संस्कारों के साथ जीना वाली बात, इसी से सबसे पहला यहाँ पे सत्य और अहिंसा की बातें हैं, यानी कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य का पालन और किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना, वो सत्य और अहिंसा है। यानी कि ट्रुथ का पालन करना चाहिए, किसी भी जीवन को हानि या हार्म या कष्ट नहीं पहुँचाना होता है। यह नैतिक जीवन का एक मतलब का आधार है, या कह सकते हैं इथिकल लाइफ का एक बेस है। दूसरा यहाँ पे है सेल्फ कंट्रोल या सेंस कंट्रोल होता है, इंद्रिया संयम, वासना और लोभ से दूर रहना, यानी कि डिजायर हो गया, ग्रीड हो गया, अटैचमेंट पर नियंत्रण रखना है। यानी यहाँ पे क्या बताया जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन एक तरह से बताया जा रहा है, इससे सेल्फ डिसिप्लिन का विकास होता है। इसके बाद देखा जाए गुरु समर्पण है, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर टीचर, और शिक्षा के प्रति आदर और उनके आदर्शों का अनुसरण करता है। इसमें टीचर के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट रखना और उनके आदर्शों एवं शिक्षा टीचिंग का अनुसरण करना, ये दिया है। इसके बाद देखा जाए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, यानी कि प्रकृति रक्षा, और इसमें क्या है पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझना, इन्वायरमेंट के प्रति अपने कर्तव्य को समझना, प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण करना, ऐसा आपको दिया। और सर्विसेज में आ जाइए, और सर्विसेज में देखा जाए भारतीय संस्कृति में नर सेवा ही नारायण सेवा बोला गया है, यानी कि इसको हम लोग अगर देखा जाए सर्विस टू ह्यूमनिटी इज सर्विस टू गॉड, यानी कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा बोला गया है। और सेवा मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। सेवा का अर्थ यहाँ पे निस्वार्थ सहायता यानी कि हेल्पनेस कह सकते हैं। सेवा व्यक्ति को करुणा, कंपेशन, सहयोग, कोऑपरेशन एवं मानवता ह्यूमनिटी का विकास करता है। और समाज में सामाजिक जो सोशल हार्मोनी है, परोपकार, एल्ट्रुइज्म को बढ़ावा देता है। तो सोसाइटी क्या सोशल हार्मोनी को बढ़ावा देता है। और इसमें परोपकार क्या है, एल्ट्रुइज्म, ये इम्पॉर्टेंट है ये टर्म। तो प्राकृतिक परोपकार को सबसे बड़ी शिक्षा, जैसे वृक्ष स्वयं नहीं फल खाते हैं, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती हैं, वे दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं, ऐसा ये एल्ट्रुइज्म का है। और इसका कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा एक तरह से एग्जाम्पल भी है ये। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कथन, जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, ऐसा बोला जाता है।
आधुनिक स्वरूप क्या है? अंगदान और नेत्रदान आज के समय में सबसे बड़ा परोपकार या महान परोपकार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखा जाए आता है यहाँ पे त्याग, सेक्रीफाइस, अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर जरूरतमंदों की मदद करना त्याग है। शास्त्रों के अनुसार अमृत मोक्ष केवल त्याग से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ पे कुछ पौराणिक उदाहरण भी दिए गए हैं और पौराणिक उदाहरण में महर्षि दधीच का जैसे है, यानी कि देवता की रक्षा के लिए अपने अस्थियां का दान किया था। उसके बाद दान भी कर्ण के बारे में आप जानते हैं, कवच और कुंडल दान कर दिया है। राजा शिवी के बारे में जानते हैं, शरण में आए पक्षी के लिए अपने शरीर के मांस को त्याग दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है कि यहाँ पे पौराणिक उदाहरण है, आपको सेल्फ मतलब त्याग को बता रहे हैं। ठीक है, इनको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग निस्वार्थ भाव क्या है? निस्वार्थ भाव, तो निस्वार्थ भाव में बिना किसी बदले की भावना के दूसरे की सहायता करना, जैसे हनुमान जी सेवा और समर्पण के सर्वोच्च प्रतिमान हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। क्षेत्र जैसे माता पिता, गुरु, अतिथि, समाज की सेवा ही वास्तविक तप है। इसके बाद देखा जाए आपको श्रद्धा यानी कि फेथ रिवरेंस दिया है। श्रद्धा के बिना किसी भी धर्म या मूल्य का आधार संभव नहीं है। स्वधर्माचरण, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कि मनुस्मृति में कहा गया है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। करुणा, जैसे कंपैशन में करुणा केवल दया नहीं है बल्कि दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होना और दूसरे उसे दूर करने का प्रयास करना ही करुणा है। करुणा के प्रतीक जैसे भगवान बुद्ध को करुणा का प्रतीक माना जाता है, करुणा की मूर्ति भी कहा जाता है। महत्व क्या है? संसार में सुख और दुख दोनों विद्यमान है, ऐसे में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक भागीदारी करुणा ही मानवता का लक्षण है। मनोवृत्त हमने अभी डिस्कस कर दिया, वही है। और मानसिक तंत्र का मेंटल स्टेटस, ये सब हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। इसके बाद आते हैं मूल्यों का जो स्वरूप है। तो इसमें मूल्यों को स्वरूप में जैसे मानवीय मूल्यों की उत्पत्ति, यानी कि मानवीय मूल्यों का विकास एक लंबी अवधि में होता है और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि संस्कृति और समाज का प्रभाव। यहाँ पे संस्कृति और समाज का प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ओरिजिन ऑफ ह्यूमन वैल्यू कैसे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। किसी भी संस्कृति के नियम, परंपराएं और रीति रिवाज यह प्रभावित करते हैं कि लोग किन चीज़ों को महत्व देंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन के माध्यम से मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। ठीक, यानी कि प्रत्येक संस्कृति के नियम, नॉर्म, परंपरा यानी कि ट्रेडिशन होते हैं और रीति रिवाज, कस्टम या निर्धारण करते हैं समाज के किन मूल्यों को महत्व देगा। ठीक है, दूसरा देखा जाए फैमिली एंड अपब्रिंगिंग होता है, पालन पोषण कैसा है। परिवार और पालन पोषण, परिवार मूल्य निर्माण की पहली पाठशाला है। ठीक है, फैमिली को देखा जाए वैल्यू फॉर्मेशन की फर्स्ट स्कूल बोला जाता है। माता पिता और देखभाल करने वालों द्वारा दी गई शिक्षा और अनुभव बच्चों के मूल्य को आकार देता है। माता पिता और अभिभावक जो होते हैं, गार्जियन का बिहेवियर, अनुशासन, डिसिप्लिन, प्रेम, लव तथा संस्कार वैल्यू से बच्चों के व्यक्ति, पर्सनालिटी और मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे थर्ड है शिक्षा और औपचारिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो एजुकेशन एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज न केवल किताबी ज्ञान होता है बल्कि अपने पाठ्यक्रम और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को अनुशासन, सहयोग और अखंडता जैसे मूल्यों को आत्मसात करते हैं। यानी कि कॉलेज और
स्कूल नॉलेज ही नहीं देता बल्कि डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, हॉनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी जैसे मूल्यों का भी विकास कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्यक्तिगत अनुभव और अंतःक्रियाएं, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन क्या होता है। जीवन की सफलताएं, असफलताएं और समाज के साथ हमारे अनुभव अक्सर हमारे पुराने विश्वासों को चुनौती देते हैं या उन्हें और मजबूत करते हैं। अन्याय को करीब से देखना या किसी की निस्वार्थ मदद कर पाना हमारे नज़रिए को बदल सकता है। यानी कि देखा जाए जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं और सक्सेस, फेलियर, समाज के साथ इंटरेक्शन हमारे क्या होता है, एटीट्यूड और वैल्यू को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये पॉइंट दिया है। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ है मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति क्या है। मीडिया यानी कि मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर क्या है। आज के दौर में फिल्में, पुस्तकें और सोशल मीडिया हमारे सोचने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मीडिया नई जीवन शैली और विचारों को बढ़ावा देकर समाज के सामूहिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला लाइफ स्टाइल, विचार, सोशल अवेयरनेस, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के प्रभाव संभव हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग धर्म और आध्यात्मिकता, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। इसमें धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक शिक्षाएं नैतिक जीवन जीने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती हैं, जिसमें दया, क्षमा, परोपकार जैसे मूल्य अक्सर आध्यात्मिक विश्वासों से प्रेरित होते हैं। जैसे इससे क्या होता है, काइंडनेस डेवलप होता है, फॉरगिवनेस होता है, एल्ट्रिज्म होता है और सत्य जैसे मूल्यों का विकास होता है और सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी प्रेरणा यहाँ से मिलती है। और समाज में पीस और हार्मोनी का भी स्थापना इस स्टडी से होता है। इसके बाद देखा जाए जैविक और विकासवादी कारक जो होते हैं, बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सहयोग और एकजुटता से मूल्य हमारे अस्तित्व यानी सर्वाइवल के लिए जरूरी थे, इसलिए ये हमारे विकास का हिस्सा बन गए। इसमें आनुवंशिक और मस्तिष्क की बनावट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सहयोग, कोऑपरेशन, यूनिटी, एल्ट्रुइज्म जैसे मूल्य मानव के विकास और सर्वाइवल के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें देखा जाए मेन हमें समझना जेनेटिक्स का सीमित प्रभाव होता है और मस्तिष्क की संरचना, ब्रेन स्ट्रक्चर व्यवहार को प्रभावित करता है और इससे क्या होगा, कोऑपरेशन, ग्रुप लिविंग मानव विकास के आधार रहे हैं इसी से। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कुछ देखा जाए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे वैल्यू क्या है, ऊपर हमने डिस्कस किया, सोसाइटी क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, एक्सपीरियंसेस क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, नैतिक और उच्च मूल्यों की स्थापना करती हैं, कोऑपरेशन क्या होता है, ये सब यहाँ पे देखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं मानवीय मूल्यों के विकास के प्रमुख लक्षण जो हैं। जैसे इसमें सोशल इन्वायरमेंट है। सोशल इन्वायरमेंट, समाज और सांस्कृतिक माहौल हमारे मूल्यों को आकार देते हैं। परंपरा और रीति रिवाज यानी ट्रेडिशनल कस्टम क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों को हस्तांतरित करते हैं। एजुकेशन, नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव हमारे विश्वास और मूल्यों को प्रभावित करते हैं। और ये रोल मॉडल इंस्पिरेशन जो है, मीडिया टेक्नोलॉजी क्या करता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को हमारे मूल्यों को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पे देखा जाए कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारे नीतियों को समाज में संरक्षित और प्रभावित करते हैं। तो ये देखा जाए बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर हैं इसके। अब आते हैं मूल्यों का स्वरूप, जो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू है उसकी बात। और यहाँ पे देखा जाए मूलभूत मानव मूल्य, जो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू है, कि वे आदर्श हैं और विश्वास हैं जो मनुष्य के व्यवहार, चरित्र और निर्माण लेने की प्रक्रिया को दिशा देते हैं
ये मूल्य ही हमारे एक बेहतर इंसान और समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। इन मूल्यों के सोर्स बहुआयामी होते हैं। हम इन्हें ही किसी एक जगह से नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न अनुभव और संस्थाओं से सीखते हैं। मानव मूल्यों के मुख्य स्रोत हैं, जैसे मानव मूल्यों के विकास में निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला यहाँ पे फैक्टर है फैमिली। परिवार मूल्यों को प्राथमिक स्रोत हैं और बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और बड़ों से ही नैतिक सीखता है। प्रेम और सहानुभूति, माता पिता की स्नेह से बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखता है। इसके बाद संस्कार, ईमानदारी, बड़ों का आदर और साझा करने की भावना परिवार से ही आता है। अनुशासन, नियमों का पालन और जिम्मेदारी लेना परिवार से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद देखा जाए धर्म और आध्यात्मिक, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी है। इसके भी आंतरिक शिक्षित और शिक्षा और शैक्षणिक एजुकेशनल स्कूल भी हमें देता है। हमें ऊपर सामाजिक सोशल कल्चर भी रहेगा और इस मानदंड यहाँ पे लोक कथाएँ वगैरह भी हैं और ये सेल्फ एक्सपीरियंस से सब उन्होंने किया। इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है। अब मूल्यों का स्वरूप में अन्य स्रोतों पे आते हैं। अन्य स्रोतों में देखा जाए मानवीय मूल्य यात्रा यानी कि व्यक्तिगत संस्कारों से शुरू होकर वैश्विक स्वीकृति तक पहुंच जाती है। इसे समझाने के लिए दो प्रमुख भारतीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भारतीय चतुर्थ पुरुषार्थ, और भारतीय जो चतुर्थ पुरुषार्थ है इसकी बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आता है अर्थ भौतिक सुख, संसाधनों का अर्जन और जीवन निर्वाह है सबसे पहला। दूसरा काम यानी कि इच्छाओं की पूर्ति और जीवन का आनंद। धर्म, समाज को जोड़ने वाले नियम और नैतिक कर्तव्य। मोक्ष, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, कर्मों के बंधन से मुक्त, ये मोक्ष हो जाता है। यानी कि 4 यहाँ पे है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। आप सबको याद होगा, ये पूछा जा सकता है। यानी कि जो 4 प्रोस्टोथस है यानी कि चतुष्पुरुषार्थ है, ये क्या है तो अर्थ, काम, धाम, धर्म, मोक्ष, ये है। इसके बाद आते हैं बुद्ध पंचपरा यानी कि अष्टांग मार्ग, यानी कि बुद्ध ट्रेडिशन नोबल जो 8 फोल्ड पाथ थे उसकी बात। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों यानी पर आधारित है, जो कुछ दुखों को स्वीकार करने और उसे दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। संतुलन जीवन के लिए अष्टांग मार्ग की अनुशंसा की गई है। 8 अंगों की 8 फोल्डेड से हम लोग दुख को निजात कर सकते हैं। इसमें 8 फोल्डेड में क्या है, सम्यक दृष्टि है पहला, जिसे राइट व्यू बोलते हैं। मतलब इसके मीनिंग क्या होगा, सत्य को ही सही रूप समझना। दूसरा सम्यक संकल्प क्या है, यानी कि राइट इंटेंशन क्या है, शुद्ध और सकारात्मक विचार रखना, राइट इंटेंशन होता है। सम्यक वाक क्या है, राइट स्पीच, सत्य, मधुर और हितकारी वचन बोलना। सम्यक कर्म, 4th क्या है, सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन, नैतिक एवं उचित कार्य करना। सम्यक आजीविका यानी कि राइट लेवलीहुड है, धर्म, ईमानदार एवं नैतिक आजीविका अपनाना, वही क्या है यहाँ पे राइट लेवलीहुड है। उसके बाद सम्यक प्रयास यानी कि राइट इफेक्ट, निरंतर आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रयास करना। सम्यक स्मृति यानी कि राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान प्रेजेंट के प्रति सजग एवं जागरूक रहना। और सम्यक समाधि यानी कि राइट कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता और ध्यान विकसित करना। यही है 4 यहाँ पे चतुर्थ पुरुषार्थ हमने अभी देखा, अर्थ, काम, धाम और मोक्ष, और यहाँ पे आपको ये अष्टांग वाले पाथ बताए। तो ये तो हिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके होंगे। इसके बाद देखा जाए मानव मूल्यों के मुख्य स्रोत क्या हैं, ये हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया था, ठीक। और इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट।
मूल्यों की शारीरिक मानसिक अनुकूलता क्षमता अद्भुत, लेकिन उसके असली विशेषता यह है कि मनुष्य अपने चुनौतियों का समाधान नैतिक बल के बिना नहीं खोज सकता। मानवीय मूल्य के मार्गदर्शन होता है जो हमारे एक दूसरे के प्रति सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित है। यहाँ मानव मूल्यों के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले आत्म विमर्श या अनुभव यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करने वाली सबसे बड़ी क्षमता क्या है? चिंतन करना है। ठीक है, चिंतन। मानवीय मूल्य हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों और व्यवहारों के प्रभाव पर विचार करें। न्याय, नैतिकता, सत्य के प्रति हमारे जो समझ इन्हीं मूल्यों से जुड़ी हुई है। इसके बाद देखा जाए इथिकल डिसीजन आ रहा है, नैतिक निर्णय लेना। इथिकल जीवन के चौराहे पर जब सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है तब मानवीय मूल्य और नैतिक दिशा सूचक यानी मोरल कंपेशन के रूप में कार्य करता है। जैसे ईमानदारी, करुणा, सत्यनिष्ठा हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होता है। मतलब हॉनेस्टी, कंपेशन, इंटीग्रिटी, इंडिविजुअल, सोसाइटी, ये सब मतलब इसी के लिए। उसके बाद देखा जाए तीसरा यहाँ पे आपको आता है कि सेल्फ इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया और संबंध। मानवीय मूल्य हमारे सामाजिक अंतःक्रिया जीवन यात्रा को सुगम बनाते हैं, जैसे सम्मान और सहानुभूति। ये मूल्य सामाजिकरण, पूर्ण संबंधों और सामुदायिक भावना को जन्म देते हैं और हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह पूरी तरह हमारे मूल्यों पर ही निर्भर करता है। ठीक, और व्यक्तिगत विकास और पहचान, ग्रोथ एंड आइडेंटिटी, आत्म सुधार, जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और उत्कृष्टता की खोज जैसे मूल्य हमें निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे विशिष्टता, हर व्यक्ति की पहचान उसके मूल्यों से होती है और मूल्यों की विविधता ही मानव समाज को समृद्ध और जीवंत बनाती है। कल्याण और सुख यानी कि वेलबींग, परोपकार और दया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतोष देता है। सच्चा कल्याण तभी संभव है जब हमारे कार्य हमारे मूल्यों विश्वास के अनुरूप हो, तभी सच्चा कल्याण संभव है। नेक्स्ट आते हैं, ये आप देख सकते हैं मूल्यों जीवन के 5 आयाम जो है, स्पिरिचुअल है, मोरल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, ये सारी चीज़ें। मनोवृत्ति के स्वरूप जो हैं, मनोवृत्ति के मतलब एटीट्यूड जो मनोवृत्ति के स्वरूप जो है यहाँ पे हमें पढ़ना है कि एटीट्यूड, नेचर ऑफ एटीट्यूड। तो मनोवृत्ति के स्वरूप के 3 घटक आमतौर पर एक दूसरे के तालमेल में रहते हैं और इसमें यदि आप किसी चीज़ को बुरा मानते हैं कॉग्निटिव, तो आप उसे नापसंद करेंगे अफेक्टिव, और दूसरे दूर रहने की कोशिश यानी करेंगे बिहेवियर होता है। इनमें से किसी भी एक घटक को बदलाव आने पर अक्सर अन्य 2 घटकों में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम लोग मनोवृत्त गतिशीलता यानी डायनेमिक बनी रहती है। ठीक है, इसमें 3 घटक होते हैं। पहला एक हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर और परसुएशन अनुनयन, यही होते हैं। और मनोवृत्त की संरचना पे भी बात करेंगे। मनोवृत्त हमारे जीवन में कई कार्य करते हैं, जैसे निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यदि हम जल्दी तय करने में मदद करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। व्यवहार की भविष्यवाणी, यदि हमें किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति पता है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किसी स्थिति में कैसा व्यवहार करने वाला है, किस स्थिति में किस तरह का व्यवहार करेगा। ठीक, इसमें अनुनयन है। तीसरा परसुएशन है, दूसरों के विचार को प्रभावित करने या बदलने के लिए उनकी मनोवृत्ति को समझना अनिवार्य है। मनोवृत्ति की संरचना ABC मॉडल यहाँ पे दिया गया है। ABC मॉडल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। A मतलब क्या है? अफेक्ट, भावनात्मक, और B बिलीव होता है संज्ञात्मक, और तीसरा C क्या होता है? बिहेवियर से, करेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि हम
कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं। इस पे ABC मॉडल इसे बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए कुछ घटक के बारे में दिया है। जैसे पहला देखा जाए घटक और यहाँ विवरण और उदाहरण, जिसे हम लोग पॉलीथीन बैग के प्रति यहाँ पे उदाहरण इसके लिए दिया गया है, ये अलग है इसके लिए। जैसे भावनात्मक, इसमें विषय के प्रति हमारी भावनाएं यानी कि पसंद नापसंद शामिल है। जैसे मुझे पॉलीथीन में सामान लेना बुरा लगता है। दूसरा व्यवहार बिहेवियर, इसमें विषय के प्रति कार्य करने की प्रवृत्ति या व्यवहार शामिल है। मैं बाजार जाते समय हमेशा कपड़े का थैला साथ ले जाता हूँ, ये व्यवहार हो गया उसका। ठीक है, अब यहाँ पे कॉग्निटिव संज्ञात्मक, इसमें विषय से जुड़ी मान्यताएं, विचार और ज्ञान शामिल है। मुझे पता है कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे पॉलीथीन बैग के प्रति जो मतलब सोच है, जैसे भावना अफेक्शन क्या है कि मुझे पॉलीथीन में सामान ले जाना बुरा लगता है। अब व्यवहार क्या है कि वह कपड़े का थैला लेके जाता है, उसका व्यवहार हो गया। और उसका संज्ञात्मक कॉग्निटिव क्या है, पर्यावरण के प्रति वो क्या है, सतर्क है कि वो जानता है कि पर्यावरण के प्रति हानिकारक है। ठीक है, तो अब मनोवृत्ति के निर्माण की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट वगैरह भी दिए गए हैं इससे क्वेश्चन। ठीक, तो इसे अच्छे से पढ़ना। तो मनोवृत्ति निर्माण जन्मजात नहीं होता, बल्कि सामाजिकरण इस सोशलाइजेशन के दौरान सीखी जाती है। इसके मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पे मेयर एक्सपोजर इफेक्ट है, जिसे हम लोग मात्र अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। और ये देखा जाए आपको रॉबर्ट जियोनिक ने 1968 को जॉन्जक मतलब रॉबर्ट जेनोइक, इन्होंने 1968 में दिया। इनके अनुसार किसी भी वस्तु को बार बार देखने या उसके संपर्क में आने मात्र से हम उसे पसंद करने लगते हैं। ठीक, जैसे विज्ञापन दाता इसी का लाभ उठाते हैं। हालांकि यदि शुरुआत में ही उस वस्तु के प्रति नकारात्मक निगेटिव एटीट्यूड है, अनुभव है, तो बार बार संपर्क से नफरत बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है। ये इन्होंने दिया था। ठीक है, जैसे ब्रांड वगैरह को हम लोग देखते हैं। दूसरा यहाँ पे आते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अब व्यक्तिगत अनुभव यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव से बनी मनोवृत्ति सबसे मजबूत होती हैं। जैसे हिरोशिमा की घटना से परमाणु हथियारों के प्रति वैश्विक स्तर पर एक अस्थायी नकारात्मक रुझान बनाया गया। ठीक, हिरोशिमा नागासाकी का जो हुआ था अगस्त में। शास्त्रीय अनुभव क्लासिकल कंडीशन, नेक्स्ट आते हैं तीसरा। और ये देखा जाए क्लासिकल कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये साइकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप जानते हैं आइवन पावलोव थे, इसी सिद्धांत के हैं, इनकी थ्योरी है। तो उसकी बात करते हैं। जब एक तटस्थ चीज़ को किसी प्राकृतिक सुखद या दुखद चीज़ के साथ जोड़ा जाता है तो वह चीज़ भी वैसे ही भावना पैदा करने लगती है। जैसे विज्ञापन में किसी प्रोडक्ट के तटस्थ को मशहूर हस्तियां सुगंध के साथ दिखाते हैं। और इसे देखा जाए अल्बर्ट प्रयोग यानी कि वाटसन यानी कि रोजाली लेनेटो ने दिखाया कि कैसे एक बच्चे के मन में चूहे के प्रति डर पैदा किया जा सकता है यदि चूहे के साथ डरावनी आवाज़ जोड़ी जाए। ठीक, अब ऑपरेशनल कंडीशन, स्किनर के अनुसार यदि किसी विचार को व्यक्त करने पर प्रशंसा पुरस्कार मिले तो वह मनोवृत्ति मजबूत हो जाता है। यदि डांट मिले तो वह कमज़ोर हो जाता है। हम अपने समूह या परिवार को फिट होने के लिए अक्सर उनके जैसा ही विचार अपना लेते हैं। ऐसा होता है जिसे हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं इसी को। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर का आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
हम अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष पुरस्कार या दंड के भी दूसरे को देखकर अपना रवैया बना लेते हैं, वो ऑब्जर्वेशन हो गया। यानी कि मॉडलिंग, जो मॉडल करते हैं, ये देखा जाए मॉडलिंग वाला एल्बर्ट बरनडूरा ने मतलब विकसित किया था, एल्बर्ट बरनडूरा। और 1977 के अनुसार हम अपने माता पिता, साथियों या रोल मॉडल के व्यवहार की नकल करके मनोवृत्ति को विकसित करते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक तुलना, जो सोशल कंपैरिजन है उसकी बात, और इसे लियोन फेस्टिंगर ने किया था, फेस्टिंगर। तो 1954 के अनुसार जब हम यह तय नहीं कर पाते कि हमारा दृष्टिकोण सही है या गलत, तो हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं। यदि हमारी विचार हमारे संदर्भ समूह रिफरेंस ग्रुप से मिलता है तो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि मिलती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के अंतर सिद्धांत क्या है, इस पर मतलब देखते हैं। यानी कि 7 जो है, इसमें मनोवृत्ति परिवर्तन तब होता है जब हमारे वर्तमान विचारों में कोई असंगतता पैदा होती है। जैसे 2 प्रमुख सिद्धांत हैं इसके। पहला यहाँ पे बैलेंस थ्योरी, यानी कि फ्रिटेज हेडर का है बैलेंस थ्योरी, फ्रिटेज हेडर का बैलेंस थ्योरी, ठीक है, जिसमें हेडर ने POX त्रिकोण का प्रस्ताव दिया था। इसमें P मतलब पर्सन होता है, O मतलब अदर पर्सन होता है, और X मतलब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है। यह सिद्धांत यदि इन तीनों के बीच संबंधों का गुणनफल सकारात्मक है तो स्थिति संतुलित है, यदि नकारात्मक है तो असंतुलन पैदा होता है, और जिसके ठीक करने के लिए हम अपनी मनोवृत्ति बदलते हैं। उदाहरण, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन है, यह एक संतुलित स्थिति है। संज्ञात्मक विसंगत, जो कॉग्निटिव, यहाँ पे डिसोनेंस लियोन फेस्टिंगर का है, तो इसकी बात करते हैं। इसमें जब 2 संबंधित संज्ञान, जिसमें ज्ञान, मत, विश्वास, अपने व्यवहार के प्रति आदि के तालमेल में विसंगति से एक मानसिक बेचैनी पैदा होती है, उसे हम लोग विसंगति कहते हैं। और विसंगति दूर करने के तरीके क्या हैं? विश्वास बदलना और व्यवहार बदलना, तर्कसंगत बदलना। जैसे विसंगत दूर करने के लिए विश्वास बदलना, जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं है, ऐसा कर लेते हैं कठिन कार्य। तो यहाँ पे व्यवहार बदलना, धूम्रपान छोड़ना, व्यवहार की धारणा, यानी कि यहाँ पे रैशनलाइजेशन, जैसे मैं तनाव कम करने के लिए पीता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे संज्ञात्मक विसंगति के व्यवहारिक उदाहरण हैं, जैसे फोर्स कंप्लायंस, यानी कि मजबूर अनुपालन है। और फेस्टिगर और कार्ल स्मिथ ने 1959 में के प्रयोग में पाया कि जिन्हें हम कम पैसे दिए गए उन्हें उबाऊ काम को अधिक दिलचस्पी बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास झूठ बोलने का कोई बड़ा कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया। निर्णय के बाद विसंगति, यानी कि पोस्ट डिसीजन डिसोनेंस क्या होता है? जब हम 2 कठिन विकल्पों में से एक चुनते हैं, जैसे करियर बनाम शादी, तो हम चुने हुए विकल्प की खूबियाँ बढ़ाकर बताते हैं और छोड़े हुए विकल्प की कमियाँ, ताकि मन क्या हो जाए? शांत हो जाए। ऐसा हम लोग करते हैं। प्रयास औचित्य क्या है? इफर्ट जस्टिफिकेशन क्या होता है? हम उन लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैं जिन्हें पाने में हमने बहुत मेहनत की है, अर्थात जितनी अधिक मेहनत उतनी ही उसकी कीमत माना जाता है। जेनेटिक फैक्टर क्या है? टेसर के अनुसार 1993 में दिया। एक शोध में बताते हैं कि हमारे कुछ पसंद नापसंद हमारे मनोवृत्तियों, हमारे आनुवंशिक गठन DNA से भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे समान जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस के बीच मनोवृत्तियों में समानता पाया जाता है, और फ्रैटर्नल ट्विंस की तुलना में अधिक पाया जाता है, चाहे वे अलग अलग घरों में ही क्यों न पले। ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद मनोवृत्ति और व्यवहार का संबंध क्या है? एटीट्यूड बिहेवियर लिंक क्या है? क्या हमारा नज़रिया हमेशा हमारे काम में दिखता है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कुछ कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? यहाँ मनोवृत्ति की विशिष्टता, यानी कि स्पेसिफिसिटी क्या है? सामान्यतः दृष्टिकोण अक्सर विशिष्ट व्यवहार
की भविष्यवाणी नहीं कर पाता। जैसे आप खेल पसंद कर सकते हैं लेकिन मुक्केबाजी से नफरत कर सकते हैं, ऐसा। दूसरा एसेसिबिलिटी क्या है, अभिमतता क्या है, जो विचार हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। स्वसंचालित व्यवहार, वे हमारे कार्यों को अधिक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, निजी आत्म जागरूकता, व्यक्ति हमेशा स्वयं के सिद्धांत पर चलता है, जैसे अकेले होने पर भी कूड़ा न फैलाना, ठीक है। सार्वजनिक आत्म जागरूकता, व्यक्ति समूह के दबाव में आकर व्यवहार करता है। और उसके बाद निश्चितता और शक्ति यानी सर्टिनिटी और स्ट्रेंथ, यदि हमारा दृष्टिकोण प्रत्यक्ष अनुभव से बना है और हम उस पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं तो वह व्यवहार के अधिक मजबूती से प्रभावित करता है। मनोवृत्ति परिवर्तन के अतिरिक्त सिद्धांत ये हैं, आप ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं, ये हमने अभी कर लिया मनोवृत्ति के सिद्धांत। अब इसमें देखा जाए ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह हो गया। कम करने के उपाय क्या हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस क्या है, संपर्क प्रक्रिया। जब विरोधी समूह के लोग आपस में मिलते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं। सामान्य सामाजिक पहचान क्या, हम बनाम वे के बजाय एक बड़ी पहचान बनाना। जैसे आईपीएल टीमों के साथ भारतीय टीम के लिए एकजुटता होना। उत्तम समन्वय यानी कि सुपर ऑर्डिनेंस गोल जो होता है, ऐसे काम करना जिन्हें कोई भी समूह अकेले नहीं कर सकता। जैसे पानी की सफाई ठीक करने के लिए मिलकर काम करना। मनोवृत्ति का मापन, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड जो है, मनोविज्ञान मनोवृत्ति को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक थर्स्टन स्केल है। इसमें कई कथन होते हैं और व्यक्ति को केवल हाँ या ना चुनना होता है। लिंकर्ट का है, यानी कि लिंकर्ट स्केल होता है, यह सबसे प्रसिद्ध है। इसमें 5 विकल्प होते हैं, पूर्णतः सहमत से लेकर अपूर्णतः सहमत तक। गुटमैन स्केल है जिसमें यह क्रमिक होता है। यदि आप कठिन प्रश्न पर हाँ करते हैं तो माना जाता है कि आप उससे पहले के सरल प्रश्नों पर भी हाँ कह सकते हैं, ऐसा रहता है। तो देखा जाए मनोवृत्ति के जो प्रकार हैं उस पर फोकस करते हैं। एक्सप्लेक्सिटी क्या है, स्पष्टता क्या है, हम सोचते हैं कॉन्शियस रूप से जानते हैं और व्यक्त करते हैं। जैसे किसी खास ब्रांड को पसंद करना, यह हमारे नियंत्रण में होता है। इसमें इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है जो स्वचालित होता है। डुअल मॉडल भी आता है जो विल्सन का है, उनके सहयोगियों के अनुसार। जब हम कोई नया रुचि सीखते हैं तो पुराना रुचि पूरी तरह से मिटता नहीं है और नया रुचि स्पष्ट बन जाता है, जबकि अंतर्निहित रूप से स्मृति में बना रहता है। मनोवृत्ति के कार्य क्या, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। कॉटेज के अनुसार 1960 के अनुसार मनोवृत्ति हमारे जीवन में 4 प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। पहला क्या है, एडजस्टिव फंक्शन यानी कि अनुकूलन कार्य। तो हम उन चीज़ों के प्रति सकारात्मक रुचियां रखते हैं जो हमें पुरस्कार दिलाती हैं, उनके प्रति नकारात्मक होता है जो दंड दिलाते हैं। दूसरा ज्ञान प्रक्रिया मतलब कार्य, नॉलेज फंक्शन। दुनिया बहुत जटिल है, मनोवृत्ति हम लोगों और घटनाओं को श्रेणियों जैसे रूढ़वादिता में बांटने में मदद करती हैं ताकि हम कम मानसिक प्रयासों से दुनिया को समझ सकें, ऐसा। स्व अभिव्यंजक कार्य यानी सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। हमारे मनोवृत्ति हमारे मूल मूल्यों और हमारी पहचान को व्यक्त करते हैं, यदि हमें यह बताने में मदद करते हैं हम कौन हैं। अहंकार या रक्षात्मक कार्य यानी कि ईगो डिफेंसिव फंक्शन। हम अपने कमियों को छिपाने का, आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ खास रुचियां अपनाते हैं, जैसे मैच हारने पर रेफरी को गलत बताना यानी कि रेशनलाइजेशन है। तो देखा जाए ये पहले यूनिट के कुछ मतलब थियरी थे। तो पहला यूनिट थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड उतना नहीं है, लेकिन आगे वाले यूनिट आपको बहुत इसमें मदद करेगा, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नेम पे यानी पे जो साइंटिस्ट हैं यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशो साइकोलॉजिस्ट, उन्हीं पे ज़्यादातर बन सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन रिवाइज करते हैं।
पहला फर्स्ट देखा जाए ह्यूमन वैल्यू पे क्वेश्चन है। इस ह्यूमन वैल्यू पे क्वेश्चन तो मानव मूल्य के रूप नेचर के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पे विचार करें, रीजनिंग एसेशन का है सबसे पहला क्वेश्चन। तो मानव मूल्य का स्वरूप नेचर समय समाज मान्यताओं बिलीव के अनुसार बदल सकता है, किंतु उनका मूल्य स्वरूप कोर नेचर जो तात्विक होगा, फंडामेंटल, ठीक है, और शाश्वत होता है, वो एक तरह से नहीं बदलता है। ठीक है, ये बात सही है, ये नहीं सही है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय मनीषा जो मतलब इंडियन फिलोसफी है में मानवीय मूल्यों ह्यूमन वैल्यूओं को केवल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल विषय माना गया है तथा व्यवहारिक जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई स्थान नहीं है। तो ये बात देखा जाए यहाँ पे, एक मिनट, ये तो सही है, तो हमने पढ़ा था, ये सही है। ये यहाँ पे केवल बोल दिया है कि उसका व्यवहारिक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन मिलता है, जो पहला वाला सही, सेकंड ये, हाँ सी ऑप्शन, क्योंकि ये तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखा जाए मानवीय मूल्यों के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देखा जाए सबसे पहला पारिवारिक मूल्य निर्माण की पहली पाठशाला है, जहां सामाजिकरण और की प्रक्रिया शुरू होती है, ये सही बात है। दूसरा धर्म और आध्यात्मिकता कर्म के सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति को अनैतिक कार्यों को से रोकता है, ये भी बात सही है। सहयोग एकजुटता जैसे मूल्यों के विकास में अनुवांशिक और मस्तिष्क की बनावट की कोई भूमिका नहीं, ये बात गलत है, भूमिका तो होता ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बौद्ध दर्शन अष्टांग मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल नहीं है अष्टांग वाले में। तो हमने 8 अंग वाला बात किया था, वहाँ पे सम्यक दृष्टि तो होता है, ठीक है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक आजीविका भी होता है, सम्यक स्मृति की बात वहाँ पे नहीं कहा गया है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक नॉलेज की बात नहीं किया, समृद्ध स्मृति तो है ही, वही ज्ञान हो गया, ये नॉलेज की बात नहीं किया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ जाएगा, ठीक है। 8 पाथ हमने पढ़ा था, देखा जाए राइट व्यू है, सम्यक दृष्टि, तो सम्यक इंटरेक्शन, सम्यक राइट स्पीच और राइट एक्शन, राइट लेवलीहुड, राइट इफेक्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये सब दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे ग्रंथों में धर्म पालन के अंगों की सूची दिया है और दूसरे से मिलाना है, ठीक है। तो एक से दूसरे को आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा क्या बताता है, तो सत्य अहिंसा में क्या है, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना, तो वही क्या है यहाँ पे सही अहिंसा। इंद्रियां संयम जो है, तो इंद्रियां संयम में पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझना, ये तो नहीं है, वासना और लोभ से दूर रहना, ये है इंद्रिय संयम। गुरु समर्पण यानी कि शिक्षा के प्रति आदर और शिक्षक के प्रति आदर और आदर्शों का अनुसरण करना। प्रकृति रक्षा ये दिया है आपको, पर्यावरण के प्रति अपनी दायित्व को समझना। इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो परोपकार त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परोपकार और त्याग के संदर्भ में, तो परोपकार में देखा जाए आपको पहला देखिए, प्राकृतिक परोपकार की सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं और पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, तो ये परोपकार का सबसे बड़ा एक तरह से एग्जाम्पल है, सही बात है, ठीक है। 5वां यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका हो जाता है। दूसरा देखा जाए, शास्त्रों के अनुसार त्याग केवल स्वार्थ का ही त्याग करना नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए एक केवल दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राजा शिवी
ने अपने कवच और कुंडल का दान कर, ये कवच कुंडल का तो दान नहीं किए थे राजा शिव, ठीक है। तो इसमें देखा जाए आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो इसमें गलत है, कथन तो सही है, हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन देखा जाए एक तरह से असत्य है, तीसरा भी अगर देखा जाए ये तो मतलब कर्ण के लिए होता तो यहाँ पे सही हो जाता। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो आप इसे एक ही पहला ही सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक मनोविज्ञान और मानवीय मूल्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। इसमें देखा जाए सामाजिक मनोविज्ञान वह अध्ययन करता है कि व्यक्तियों के विचार और व्यवहार दूसरों की काल्पनिक या वास्तविक उपस्थिति से भी प्रभावित होता है, ठीक। ये बात तो सही है। मानवीय मूल्य समाज की दिशाहीन बनाने का कार्य करता है, नहीं दिशाहीन थोड़ी, सामाजिक गोद के रूप में मूल्य समाज के सामूहिक स्तर पर एक सूत्र में बांधते हैं, भी सही बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा सही, फर्स्ट और सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सी मतलब 7th वाला क्वेश्चन नंबर 7th। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, करुणा से रिलेटेड है, कंपैशन से रिलेटेड है। तो करुणा क्या करता है आपको यहाँ पे सबसे पहला आता है हम लोग करुणा यानी कि दूसरे का दुख को देखकर स्वयं दुखी होना और उसे दूर करने में मदद करना, ये होगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्म यहाँ पे विमर्श जो है, तो ये देखा जाए आपका अपने उद्देश्य और व्यवहार के प्रभाव पर विचार करना, ठीक है। सेवा क्या होता है, सेवा देखा जाए बिना बदले की भावना के दूसरों की सहायता करना ही सेवा है। और स्वधर्माचार यानी कि राइट टीजियस कंडक्ट क्या होता है, अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से पालन करना, यही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि ये भी मैचिंग वाला मनोवृत्ति के कार्य और विपणन में दिया है। अनुकूल कार्य क्या है, अनुकूल कार्य, तो अनुकूल कार्य में देखा जाए यहाँ पे जो आता है पुरस्कार प्राप्त करना और दंड से बचना, वो अनुकूल कार्य हो जाएगा। ज्ञान कार्य जो है, ज्ञान कार्य दुनिया को श्रेणी को बांटना, मतलब उसे ज्ञान कार्य कहते हैं, हाँ। और स्वयं अभिचरण जो होता है, स्वयं अभिचरण कार्य जो मूल्यों और पहचान पर व्यक्त करना। अहंकार रक्षात्मक जो होता है, जिसमें आपका अपनी कमियों को छिपाना या आत्मसम्मान बचाना, ये हो गया। तो आपका यही पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हो गया। एटीट्यूड फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन, सेल्फ एक्सपीरियंस फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर स्टेटमेंट वाले रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन 9th नंबर का है। अब ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा है। लियोन फेस्टिंगर के अनुसार जब हमारे विचार और कार्यों के बीच तालमेल नहीं होता है तो संज्ञात्मक विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये तो सही है, जब तालमेल नहीं होगा तो संज्ञात्मक विसंगतियाँ मतलब डेवलप होंगी ही, मतलब कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट थ्योरी इसी को कहते हैं। क्योंकि इस विसंगत या मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए केवल अपना व्यवहार ही बदल सकता है, विश्वास नहीं, ये तो गलत हो गया। तो आपका ए सही है बट ये गलत है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। सी होता है फर्स्ट राइट एंड सेकंड रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ये मतलब कि मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको करना चाहिए जिससे मतलब कि नेम याद हो जाता है, ठीक है। मेन हमें नेम याद रखना है। तो सिद्धांत है और उनके मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक संदर्भ हैं वो, जैसे मात्र अभिव्यक्ति है, मतलब मोरल एक्सपोजर,
तो हमने मोरल एक्सपोजर आपको रॉबर्ट जोनिक को पढ़ा था, तो रॉबर्ट जोनिक हमारे पास जोनिक हो गए, मोरल एक्सपोजर हो गए। यहाँ पे जो गलत है उसे मैच करना है। प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन कौन है? क्लासिकल कंडीशन में जॉन वाटसन होते हैं, तो वाटसन भी आ गए। और ऑपरेशनल कंडीशन में हमने बात किया था पाब्लोज का, तो पाब्लोज यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो अगर देखा जाए स्किनर है, तो ऑपरेशन में तो स्किनर ही थे, यस BF स्किनर, ये सही है। और दोहरा मॉडल, डुअल मॉडल, गार्डन और एल्बर्ट दिया हुआ है, गार्डन एल्बर्ट तो दोहरा मॉडल नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखा जाए 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, मनोवृत्ति निर्माण प्रेरणात्मक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। तो इसमें देखा जाए सबसे पहला क्या, अल्बर्ट पुंडरा मॉडलिंग सिद्धांत के अनुसार हम बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार दंड के माता पिता रोल मॉडल की नकल करके मनोवृत्त बनते हैं। तो देखा जाए ये तो सही है। दूसरा यहाँ पे फेस्टरिंगर सामाजिक तुलना के अनुसार दृष्टिकोण स्पष्ट न होने पे हम मानव वैज्ञानिक संतुष्टि के लिए अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अनुवांशिक कारणों का मनोवृत्ति पर प्रभाव दर्शन वाले टेसर 1993 के शोध के अनुसार जो कथन यहाँ पे सही होगा उसे आप मतलब कि बताइएगा। तो इनके अनुसार देखा जाए सबसे पहला आते हैं, मनोवृत्ति केवल परिवेश और सामाजिकरण से निर्धारित होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए आपको सही बताना है, तो केवल लिखा है, केवल तो सामाजिकरण से निर्धारित नहीं होता है, अनुवांशिक और इन्वायरमेंट भी आपको उसमें रहेगा। भातृ जुड़वा बच्चे में मनोवृत्तियाँ हमेशा समान होता है, समान नहीं होता, हमेशा समान नहीं होता, समान हो सकता है, हमेशा समान नहीं। समान जुड़वा बच्चों में भातृ जुड़वा की तुलना में मनोवृत्ति में अधिक समानता पाई जाती है, चाहे वह अलग ही पले। ये बात इन्होंने ही बोला था। अनुवांशिक कारण DNA का हमारे पसंद नापसंद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता ही प्रभाव। तो इसमें तो यही सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा 11 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखा जाए हमने यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन किया, और मतलब पहले यूनिट में उतना क्वेश्चन नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट करेंगे फिर, ठीक है। अभी के लिए पहला यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने, सोशल साइकोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।